नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं ल, र, स या फ। तो आपको बताना है कि इनमें से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो देखिए, सरल प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? फ। चाहे तो आप इसको बोलकर देख सकते हैं, फ एक ओष्ठ ध्वनि है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं क, ख या य, र, च, ज या ट, ठ। तो देखिए, कंठ ध्वनियां आपसे पूछा गया है। कंठ ध्वनियां आपको बताना है जो कंठ से उच्चारित होती हैं। ऐसी ध्वनियां जो कंठ से उच्चारित होती हैं वह कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन देखिए पहला ही सही हो जाएगा। राइट आंसर होगा क, ख। ये ध्वनियां कंठ से उच्चारित होती हैं, इसलिए यह कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। ऑप्शन ए पहला ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहा जाता है? देखिए, प्रश्न आता है परीक्षा में कि य, र, ल और व, इन व्यंजनों को, इन वर्णों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं स्पर्श व्यंजन या ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो देखिए, ध्यान से आंसर देख लीजिएगा। य, र, ल और व, इन वर्णों को, इन व्यंजनों को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो याद रखिए कौन से होते हैं, य, र, ल और व। और इनकी संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो संख्या कितनी आपको बतानी है? 4। याद रखिएगा परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको बताना है किन वर्णों को, किन व्यंजनों को ऊष्मीय व्यंजन कहा जाता है। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 4 वर्ण कहलाते हैं ऊष्मीय वर्ण या ऊष्मीय व्यंजन। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्मीय वर्ण कौन से होते हैं। तो ये 4 वर्ण आपको याद रखने हैं, और संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो 4 होती है, और ये 4 वर्ण आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इन पे प्रश्न बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णमाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्ण समूह को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो देखिए, वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को कहते हैं। ऑप्शन ए अघोष वर्ण, अल्प प्राण वर्ण या ऑप्शन सी महाप्राण वर्ण या ऑप्शन डी सघोष वर्ण। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुस्वार, अयोगवाह, अंतःस्थ या अकारांत। तो देखिए, विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहा जाता है अकारांत। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? तो देखिए, पहले तो आप यहाँ पर प्रश्न सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सघोष वर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि सघोष वर्ण कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं प, ट, द या फ। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सघोष वर्ण क्या होता है। तो देखिए, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण
सगोश वर्ण कहलाता है। और इसके साथ ही जितने भी अंतःस्थ व्यंजन हैं जैसे कि य, र, ल और व, ये वर्ण भी सगोश वर्ण कहलाते हैं। यानी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं अंतःस्थ व्यंजन, यानी य, र, ल और व, ये वर्ण भी सगोश वर्ण कहलाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अब इसके हिसाब से आपको बताना है कि सगोश वर्ण इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, प जो है वर्ग का पहला है, ट वर्ग का पहला है और फ ये वर्ग का दूसरा है। तो यानी ये तीनों ही वर्ण है अघोष वर्ण। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, द। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। ऑप्शन ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर या ऑप्शन डी वर्ण। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ण को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोला किस प्रकार का छंद है। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक, ऑप्शन सी सम मात्रिक या डी वर्णिक व्रत। तो देखिए, रोला किस प्रकार का छंद है, परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। तो याद रखिए, रोला एक सम मात्रिक छंद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। रोला किस प्रकार का छंद है, रोला एक सम मात्रिक छंद है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो इस पे मैं लिख दूं, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि रोला एक सम मात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ऑप्शन दिए गए हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। वह समास होता है कर्मधारय। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कर्मधारय समास होता है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, वह समास कहलाता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले इस प्रश्न को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। इसको भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। तो देखिए, याद रखिए, प्रत्येक वर्ण का, ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, याद रखिए, ये कोड समझ लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कहलाता है अल्प प्राण वर्ण। तो इसके अनुसार आपको विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, च और छ नहीं होगा, फ और भ भी नहीं होगा, ट और थ भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 135 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, क और ग। यानी प्रत्येक वर्ण का पहला यानी क, तीसरा यानी ग। समझ गए होंगे आप, पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। इसके अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा की प्रथम पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 16, 11, 13 या 24। तो देखिए, सोरठा की प्रथम पंक्ति में कुल मात्राएं आपको बतानी है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, 24। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपसे पूछा है प्रथम पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो किए गए उपकार को ना मानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा। यह परीक्षा में पूछा गया था कि जो किए गए उपकार को ना माने उसके लिए एक शब्द क्या होता है। धोखेबाज, जालसाज, कृतज्ञ या कृतघ्न। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो उपकार को ना माने वह होता है कृतघ्न। ऑप्शन डी राइट होगा। और जो उपकार को मानता है यानी उपकार को मानने वाला कहलाता है कृतज्ञ। दोनों क्लियर कर लीजिएगा, जो उपकार को माने वह कृतज्ञ और जो उपकार को ना मानता हो वह कहलाता है कृतघ्न। उसके लिए एक शब्द होता है कृतघ्न, याद रखिएगा, यह पूछा गया था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रांति कांति का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए चमक, परिवर्तन, युद्ध, समझौता, परिवर्तन, चमक, समझौता या युद्ध। तो देखिए, क्रांति और कांति का सही अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवर्तन, चमक। याद रखिए, क्रांति और कांति का सही अर्थ होगा परिवर्तन, चमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए पतला होना, गर्मी बढ़ना, सी बहुत शर्मिंदा होना, या ऑप्शन डी प्रसन्न होना। तो देखिए सरल प्रश्न है कि पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है बहुत शर्मिंदा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वैश्वानर, बी मनुजात, सी सर्वेश, या डी सुरेश। तो देखिए ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है सर्वेश। याद रखिएगा, तीनों ही गलत है ऊपर के, वैश्वानर, मनुजात और सुरेश, ये गलत है। सही आंसर होगा सर्वेश। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है सर्वेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययी भाव समास, या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो देखिए परीक्षा में पूछा जाता है कि गौशाला में समास कौन सा होगा। तो राइट आंसर आपको याद रखना है, गौशाला में समास होगा तत्पुरुष समास। सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए रति, बी रजनी, सी रात, या डी निशा। तो राइट आंसर क्या होगा? रात्रि शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रात। रात्रि शब्द का तद्भव होता है रात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पूर्वाचल, पूर्वाचल, या पूर्वांचल, या पूर्वांचल। तो देखिए निम्न में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी का है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, पूर्वांचल। याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी का शब्द है पूर्वांचल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वांचल गलत है, ये ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर पूर्वांचल नहीं होगा, सही शब्द होता है पूर्वांचल। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए प्रति प्लस इक, या प्रति प्लस एक, प्रति प्लस यक, या प्रति प्लस येक। तो देखिए प्रत्येक का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति प्लस एक। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से कौन स्वर नहीं है? सरल प्रश्न है, तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, ब स्वर नहीं है, यह व्यंजन है और यह एक ओष्ठ ध्वनि है। याद रखिएगा, ब कौन सी ध्वनि है, किस ध्वनि के अंतर्गत आता है? वह एक ओष्ठ ध्वनि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्राचार्य, प्राचार्या, मोर, मोरनी, सेवक, सेविका, श्याम, श्यामी। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? बताइए, विषम संयोजन आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, श्याम, श्यामी। ये यहाँ पर जो है राइट आंसर है, क्योंकि ये विषम संयोजन है। प्राचार्य, प्राचार्य सही बात है। मोर, मोरनी, सेवक, सेविका, ये तीनों ही सही हैं। श्याम और श्यामी यहाँ पर विषम संयोजन है, तो इस हिसाब से यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न डेली चैनल पर कराए जा रहे हैं, तो आप सभी चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।